Good afternoon, everyone. Hope you are all doing well and your studies are going well. Okay. So here, every day, discussed medieval histories. Okay. So from medieval histories, nowadays, I'm going to discuss different chapters from NCRTs. Clear? So in our early lectures, we have discussed India and World, a chapter from NCRT. Okay, and okay. So from today, we are going to discuss one of the most complicated but interesting chapter, and that is Kingdom of South. Clear? Kingdom of South. इंडिया के सॉर्दर्न पेनिनसुलर में और पेनिनसुलर ऑफ इंडिया और इंडियन पेनिनसुलर में जितने भी किंगडम्स रहे हैं फ्रॉम एंशियंट पीरियड टू मिडिवल पीरियड ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम. Okay, so today's class going to be very interesting, very informative. Clear? So today I'm going to discuss the most of the famous kingdom which was mentioned in different NCRT books and which are important to us for exam point of view. Okay, so I'm going to discuss all of them with details. Okay, so that you can easily understand them. Okay, now तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये जानना कि okay, now तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम कि अभी तक हमने सिर्फ देखा था इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में. क्लियर? कि किस तरीके से इंडिया एंड वर्ल्ड दे वर कनेक्टेड और दे बिकेम क्लोजर टू ईच अदर इन मिडिवल पीरियड ऑफ टाइम. हमने देखा वी हैव सीन द इमर्जेंस ऑफ इस्लाम. ओके, उसके बाद हमने देखा डिफरेंट वी हैव लर्न डिफरेंट एम्पायर्स in world in medieval period of time. Okay, but in this lecture we are precisely going to discuss about the kingdom of south. सी, जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे बहुत ही कम किंगडम्स थे बट दे आर वास्ट इन नेचर. बट जो साउथ पेनिनसुलर है इंडिया का, जो साउदर्न पोर्शन है, साउदर्न बेल्ट है, तो वहाँ पे छोटे छोटे करके बहुत सारे किंगडम्स आ जाते हैं. क्लियर? तो इसीलिए कभी कभी उनके डेट कहीं पे कुछ दिया हुआ रहता है. सो इट विल बी इन जनरली it became so difficult for us to understand them, to memorize them. Okay, so that
So in this lecture, I'm going to just solve this problem. Okay, मैं सब कुछ मैंने टाइम फ्रेम के हिसाब से पूरा का पूरा किंगडम को सीरियली अरेंज किया है, ताकि हम सबके लिए समझना इजी होगा कि मीडिएवल पीरियड में और एंशियंट पीरियड में भी जो सॉर्दर्न पेनिनसुलर था इंडिया का, वहाँ पे कौन से इम्पोर्टेंट किंगडम्स कब कब उन्होंने अपना एम्पायर को बनाया था, किस तरीके से बनाया था, उनके कैपिटल क्या थे, उनके एरियाज क्या थे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंशियंट पीरियड में, बिफोर एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम मीन्स बिफोर 8th century AD। तो यहाँ पे हमने देखा था, वी हैव सीन दैट नॉर्दर्न इंडिया I don't know, I can't find the okay, I can't find the eraser of here. Give me 1 minute, guys. ओके, तो इन एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम में जो हमारे नॉर्दर्न बेल्ट था, नॉर्दर्न बेल्ट इन इंडिया, दे वर सेपरेटेड फ्रॉम साउदर्न बेल्ट। ओके, so they were separated from southern belt, but जब medieval पीरियड शुरू हुआ, तब नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया केम क्लोजर टू ईच अदर। पर ऐसा क्यों हुआ था? व्हाई दे केम क्लोज टू ईच अदर? व्हाई? सबसे पहले ये हुआ था क्योंकि उस टाइम पे जितने भी किंगडम्स थे, वो अपने अपने एम्पायर्स को एक्सटेंड करना चाहते थे। क्लियर? तो हमें ये कैसे पता चलता है, हाउ वी नो दैट medieval पीरियड नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया केम क्लोजर टू ईच अदर? इसके पीछे कुछ वजह है। First of all, Kingdom of North Deccan tried to spread their control over the Ganga Valley। जो किंगडम है नॉर्थ डेक्कन पीरियड का, जो किंगडम है, they try to spread their control over Ganga Valley। It means that they try to extend their boundaries of empire beyond the Deccan period। So they try to extend their empire up to Ganga Valley। क्लियर? ना, तो अगर ये जो सॉर्दर्न सैटेलाइट वाले लोग हैं, या फिर जो सॉर्दर्न डायनास्टीज हैं, अगर वो नॉर्थ इंडिया के क्लोज नहीं होंगे, तो फिर क्यों वो अपना जो एम्पायर है उसको एक्सटेंड करना चाहेंगे टुवर्ड्स नॉर्थ? क्लियर? दैट मीन्स जो सॉर्दर्न पार्ट है, दे केम क्लोज टू नॉर्दर्न पार्ट। ये एक बात से समझ आता है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज religious movements of South India became popular in North India। So साउथ इंडिया में मीडिएवल पीरियड में जितने भी रिलीजियस मूवमेंट्स हो रहे थे, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था नॉर्थ इंडिया में। जितने भी रिलीजियस मूवमेंट हमें उस टाइम पे देखने को मिलते थे, जस्ट अ मिनट। ओके, सो जितने भी रिलीजियस मूवमेंट हमें देखने को मिलते थे, लाइक
भक्ति मूवमेंट, ओके। उसके बाद तो उस टाइम पे जितने भी भक्ति मूवमेंट हो रहे थे या फिर और भी जितने भी रिलीजियस मूवमेंट्स हो रहे थे साउथ इंडिया में, वो नॉर्थ इंडिया में भी बहुत ज्यादा फेमस होने लगे। क्लियर? ना different Brahmins from North India were invited to settle in Deccan areas. By whom? By kings of Deccan Kingdom. जितने भी डेक्कन किंगडम हैं वो क्या करने लगे, वो ब्राह्मण्स को, जो बड़े बड़े ब्राह्मण्स थे, उनको इनवाइट करने लगे और कहने लगे कि प्लीज कम हियर एंड सेटल इन डेक्कन, ओके। एंड साउथ इंडिया, डेक्कन में और साउथ इंडिया में। अब डेक्कन एंड साउथ इंडिया कितना अलग है ये मैं अभी थोड़ी देर में ही बताऊंगी, ओके। सो दे वर ग्रांटेड लैंड्स आल्सो और फॉर सेटलिंग इन Deccan or South India, they were granted by lands. उनको जमीन दिया जाता था बाय किंग ऑफ दैट एम्पायर, ओके। अगर उनको जमीन नहीं मिलेगी देन वो अपना सब कुछ छोड़ के क्यों साउथ इंडिया में जाएंगे और वहां पे जाके सेटल डाउन करेंगे, ओके। अब बात आती है कि ये ब्राह्मण्स को क्यों बुलाया जा रहा था, क्योंकि फॉर टेम्पल कंस्ट्रक्शन, ओके, फॉर लिटरेचर डेवलपमेंट, क्लियर, फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट एंड कल्चर डेवलपमेंट के लिए। तो उस टाइम पे साउथ इंडिया में टेम्पल कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था। ऑलमोस्ट एक दो डायनेस्टी छोड़ छोड़ के मोस्ट ऑफ द किंगडम्स और डायनेस्टीज दे फॉलो और दे स्टार्ट टू टेम्पल कंस्ट्रक्शन वर्क, ओके। दे स्टार्ट टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्पल्स, okay. They start different kind of literature, literature based developments, okay. Different kind of literature को develop करना, जैसे उस टाइम पे मलयालम लिटरेचर हो गया, संगम लिटरेचर हो गया, ओके। तो द्राविडियन लिटरेचर हो गया। तो ये सारे लिटरेचर को डेवलप करने के लिए, आर्ट एंड कल्चर को डेवलप करने के लिए वहां पे ब्राह्मण्स की जरूरत होने लगी थी, राइट। क्योंकि उस टाइम पे अगर हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी में अगर सबसे पढ़े लिखे लोग माने जाते थे तो दे वेर ब्राह्मण्स, ओके। ब्राह्मण्स वेर कंसिडर्ड टू बी द highest qualified persons in that time period of society, okay. So for this purpose brahmins were invited by kingdom of southern India, and they were granted lands for settlement इन साउथ इंडिया, क्लियर। तो यहाँ से हमें इजीली समझ आता है कि किस तरीके से मीडिएवल पीरियड में नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं, राइट। सबसे पहले अगर क्लोज नहीं आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी किंगडम अपना एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में एंटर नहीं करेगा। बट यहाँ पे हमने देखा कि किंगडम ऑफ नॉर्थ डेक्कन ट्राई टू स्प्रेड देयर कंट्रोल ओवर गंगा वैली, ओके। दूसरा हमने देखा कि रिलीजियस मूवमेंट जो भी हो रहे थे साउथ इंडिया में लाइक भक्ति मूवमेंट, वो नॉर्थ इंडिया में भी बहुत ज्यादा फेमस होने लगा। अगर बहुत ज्यादा कांटेक्ट नहीं होगा, बहुत ज्यादा क्लोजनेस नहीं होगा तो क्या पॉसिबल होगा, मतलब कहीं एक जगह की मूवमेंट दूसरे जगह में इन्फ्लुएंस कर सके, ऑब्वियसली नहीं। तो वो दोनों जो एरियाज हैं, जो दोनों सैटेलाइट्स हैं, वो एक दूसरे के क्लोज में थे। तो इसीलिए इनके लिए पॉसिबल हो पाया था कि जो साउथ इंडिया में जो भी मूवमेंट चल रहे थे दे वेर कंटिन्यूड और इन्फ्लुएंस टू नॉर्थ इंडिया, ओके। उसके बाद बहुत सारे ब्राह्मण्स को दे वर इनवाइटेड बाय साउदर्न किंगडम एंड ऑफर लैंड और ग्रांटेड लैंड्स फॉर सेटलिंग their life in the South India. Clear? Now,
तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, ये साउथ इंडिया का पार्ट है, ये डेक्कन का पोर्शन है, राइट। तो कोई भी एम्पायर अगर गंगा वैली तक जा रहा है, ये गंगा वैली है, अगर यहाँ तक जा रहा है, इट मीन्स दैट कि ये जो नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया है, ये एक दूसरे के साथ क्लोज आ चुके हैं। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया अब अलग अलग नहीं है। क्लियर। तो यहाँ से ये जो डेक्कन एम्पायर था, ये ऊपर मतलब नॉर्दर्न एरिया तक अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर रहा था। बहुत सारे जो ब्राह्मण्स थे, दे वर इनवाइटेड टू साउथ इंडिया। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से क्या किस तरीके से जो रिलीजियस मूवमेंट्स इस एरियाज में हो रहे थे, वो यहाँ पे भी इन्फ्लुएंस करने लगे। क्लियर। अब अब बात आती है कि डेक्कन एंड साउथ इंडिया में फर्क क्या है। सी, दिस पोर्शन इज डेक्कन पार्ट, डेक्कन प्लेटू, Deccan Plateau area, and this portion is the southern India, South India. ओके, और ये जो टोटल पोर्शन है, ये पोर्शन हो जाता है पेनिनसुलर ऑफ इंडिया। पेनिनसुलर ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर ऑफ इंडिया और इंडियन पेनिनसुलर। इज दैट क्लियर? कि यहाँ से हमने देखा ये जो पूरा का पूरा एरिया है फ्रॉम विंध्यन रेंज टू, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में विथ मैप समझाऊंगी कि कौन सा पोर्शन इंडियन पेनिनसुलर में आता है। ओके, तो ये जो द एरियाज फ्रॉम सातवाहन फ्रॉम विंध्यन रेंज टू Kanyakumari, this area is known as Indian Peninsula. Okay, Deccan Plateau or Deccan area is the particular area based on Deccan Plateau, and South India is beyond the areas of Deccan Plateau. Clear? समझ है? Now, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जो नॉर्थ इंडिया है, मतलब यहाँ पे क्या चीजें हैं। पहले हम थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, इनके बीच का डिवीजन के बारे में देख लेते हैं, देन वी विल डिस्कस द लेटर पार्ट। ओके, यहाँ पे सबसे पहले सी, सो नॉर्थ इंडिया मीन्स ये जो एरियाज है, नॉर्थ इंडिया मीन्स ये जो एरियाज है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो भी कंट्री, जो भी स्टेट्स है, दे आर कंसिडर्ड एज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सी, अगर हम लोग बोलेंगे कि प्रॉपर नॉर्थ इंडिया क्या है, तो पर्टिकुलरली दे कंसिडर्ड द स्टेट्स ऑफ हियर। बट अगर हम बोलते हैं कि व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, देन दे कंसिडर दिस पोर्शन। ओके, दिस पोर्शन or the areas northern parts of India. So यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एरिया है, ये एरिया हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन रहते हैं यहाँ पे, हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन हमें देखने को मिलता है। क्लियर? कि यहाँ पे ये जो नॉर्थ इंडिया है, तो ये क्या है, ये हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन
रहते हैं यहाँ पे। These northern parts of India based on Hindi speaking population. ओके, कौन से एरियाज आते हैं, कौन से स्टेट्स आते हैं? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओके, राजस्थान। क्लियर? जस्ट above the area of Satpura range. Clear? Here you can find the Satpura range. ओके, सो इस सातपुरा रेंज को डिवाइडर माना गया है, डिवाइडर माना गया है अमंग नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, एंड द एरिया जस्ट below the Satpura range is considered as the what? As the South India. Is that clear? The area just below the सातपुरा रेंज इज कंसिडर्ड एज साउथ इंडिया। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पे हमें उनका डिवाइडर देखने को मिलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सातपुरा रेंज। ओके, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सातपुरा रेंज को डिवाइडर माना गया है कि जस्ट इनके नीचे वाला जो हिस्सा हो रहा होगा वो साउथ इंडिया कहलाएगा। क्लियर? ये हुआ पॉलिटिकल डिवीजन। अब थोड़ा सा देख लेते हैं अब फिजिकल डिवीजन। तो जैसे नॉर्थ इंडिया एज फ्रॉम द दिस पार्ट, दिस एरिया इज कंसिडर्ड टू बी एज द नॉर्थ इंडिया। ओके, हियर यहाँ पे डेक्कन प्लेटू थोड़ा सा ज्यादा ही दिया हुआ है, बट यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्लस सातपुरा एंड विंध्या रेंज को देखते हैं as a divider, and the area below the Vindhyan range and Satpura range are considered to be as southern India. Is that clear? No. तो ये एक हम बहुत ज्यादा एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिवीजन में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा पॉइंट टू पॉइंट जियोग्राफिकल डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। हियर वी हैव टू डिस्कस हिस्ट्री एंड टू अंडरस्टैंड द किंगडम एंड देयर एरियाज। फॉर that purpose we just need to have a look on the map of India. Clear? तो now, तो यहाँ पे सातपुरा रेंज प्लस विंध्यान रेंज is considered to be the divider of North India and South India. Okay, I hope this is clear now. अब तो यहाँ से इस मैप से you can see here some dynasties of South India have given, जैसे यादवास, चालुक्यास, काकतियास, अरबियन सी, चेरास, ओके, पांड्यास, चोलास, पल्लवास। ओके, तो यहाँ से वारंगल मतलब, तो यहाँ से हमें कुछ आइडियाज मिल जाते हैं अबाउट द सम डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया, बट यहाँ पे सब मेंशन नहीं किया गया है। क्लियर? तो मैं अपने स्लाइड में सब कुछ मेंशन करूंगी। ओके, नाउ अब ओके, तो यहाँ से एक बार देख लेते हैं कि जैसे
जो नॉर्थ इंडिया था वो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट था। इट इंक्लूड्स द स्टेट लाइक यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, along with Delhi, Chandigarh, Jammu Kashmir, and Ladakh. Okay, now the division between North and South India is often considered to be roughly along Vindhyan mountain range plus Satpura range, roughly. Okay, plus Tropic of Cancer. हम ये एक सिंप्लिसिटी के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए रफली एक डिवाइडर मान लेते हैं। क्लियर? लेकिन अगर जियोग्राफिकली ये बोलना नहीं है, ये सिर्फ हिस्टोरिकली, हिस्ट्री के फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री हमें बताना है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में का जो डिवाइडर है वो क्या है। क्लियर? ताकि हमें थोड़ी सी पिक्चर समझ आए अच्छे से। एंड साउथ इंडिया और पेनिनसुलर ऑफ इंडिया इज द नॉर्थ विंडर। अब इसके बाउंड्रीज क्या है, जो साउथ इंडिया है इसके बाउंड्रीज, सबसे पहले नॉर्थ में क्या है, विंध्यान एंड सातपुरा रेंज। ओके, ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में क्या है, अरबियन सी है। स्टेट्स कवर्ड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा एंड केरला। इज दैट क्लियर? नाउ of the southern peninsula is here in north. Northern boundary started with Satpura Range and Vindhyan Range first. In east, it have eastern sides Bay of Bengal is present, and in western sides it's Arabian Sea. Okay, and in south it's Indian Sea, Indian Ocean. क्लियर कि किस तरीके से इस साउथ इंडिया की बाउंड्री बनी है। क्लियर? समझ आया? नाउ तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देख लो तो ये जो साउथ इंडिया का पोर्शन है, यहाँ पे हमें विंध्यान रेंज मिल रहा है प्लस सातपुर, कि द these are the boundaries of South India. Clear? Now अब अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। द मेन कंटेंट ऑफ टुडेज लेक्चर इज किंगडम ऑफ किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया। अब हम साउथ इंडिया के किंगडम्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया एक दूसरे के नजदीक आ गए थे। उसके बाद हमने देखा कि जो नॉर्थ इंडिया है वो क्या है, डिवाइडर क्या है, एंड साउथ इंडिया क्या है। अब हम देखेंगे कि साउथ इंडिया में जितने भी फ्रॉम एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम टू medieval एंड ऑफ medieval पीरियड ऑफ टाइम कौन से डायनास्टी साउथ इंडिया में एग्जिस्ट करते थे। ओके, फ्रॉम ancient period to end of medieval period। ओके, कि एंशियंट पीरियड से medieval पीरियड तक कौन से किंगडम एग्जिस्ट करते थे, कौन से किंगडम वहां पे राज करते थे, तो आज हम इस स्लाइड्स में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वी हैव टू मेंशन नेम, उसके बाद हम टाइम पीरियड देखेंगे कि कौन सा डायनेस्टी है, उनका टाइम पीरियड कब है। फिर हम लोग देखेंगे कि कैपिटल क्या है। उसके बाद कौन से एरियाज को मॉडर्न डे के हिसाब से कौन से एरियाज को कवर कर रहे हैं, और कुछ की फीचर्स के बारे में देखेंगे। जब भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, टाइम नहीं है बहुत सारा जानने के लिए, तब हैव अ लुक
ऑन दिस पीडीएफ और ऑन दिस स्लाइड। ओके, यहाँ पे बहुत सारे मतलब चैप्टर्स को एक साथ कंबाइन करके एक पेज में मैंने कंसिस किया है। क्लियर? तो यहाँ से इजीली यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द किंगडम्स, देयर कैपिटल, देयर एरियाज, देयर टाइम पीरियड, की फीचर्स। अगर ये अच्छे से कर लिया तो मीडिएवल पीरियड में साउथ इंडिया बहुत ही अच्छे से समझ आएगा, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। क्लियर? तो फर्स्ट, तो सबसे पहले यहाँ पे जो किंगडम आता है, नेम मीन्स नेम ऑफ किंगडम, तो फर्स्ट आता है सातवाहनास। टाइम पीरियड सेकेंड सेंचुरी BCE टू थर्ड सेंचुरी CE। ओके, कैपिटल क्या था? प्रतिष्ठाना। प्रतिष्ठाना, और उसके बाद अमरावती में इसको शिफ्ट कर दिया गया था, अमरावती। अब ये मॉडर्न डे में कौन से एरिया को कवर करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ये टुडेज क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न साउथ इंडिया। ओके, तेलंगाना। अब इनके की फीचर्स क्या है? की फीचर्स मीन्स की फीचर्स होते हैं कि ये क्यों फेमस थे, बा कुछ अगर स्पेशलिटी था तो क्या था? सबसे पहले यहाँ पे ट्रेडिंग अच्छे होते थे। उसके बाद ये यहाँ पे बुद्धिज्म को प्रैक्टिस किया जाता था। देन यहाँ पे प्राकृत लिटरेचर को भी यूज किया जाता था। अब बात आती है प्राकृतिक लिटरेचर इन साउथ इंडिया। यस, क्योंकि यहाँ पे अगर बुद्धिज्म यूज हो रहा है तो फिर ऑब्वियस सी बात है प्राकृत लैंग्वेज भी यूज होगा। क्लियर? नाउ अभी हमने सातवाहना के बारे में देख लिया है। पहले मैं यहाँ पे मेंशंस कर दूंगी कौन से डायनेस्टीज है, उसके बाद हम मैथ में देख लेंगे। क्लियर? नाउ अब हमारा दूसरा जो किंगडम है, और ये जो है ये टाइम पीरियड के हिसाब से मैंने अरेंज किया है। अरेंज देम बाय देयर टाइम पीरियड। क्लियर? कि टाइम पीरियड के हिसाब से उनको अरेंज किया गया है। सातवाहना क्यों? क्योंकि सातवाहना से पहले कौन साउथ इंडिया में एग्जिस्ट करते थे, कौन राज करते थे, वी हैव नो ट्रेस अबाउट दैट। ओके, तो सबसे पहले अगर हमें किसी के बारे में पता चलता है तो दीज आर सातवाहनास। ओके, दे आर मोस्ट अर्ली पीपल और अर्ली किंगडम ऑफ साउदर्न इंडिया। क्लियर? आफ्टर सातवाहनास they are Pallavas. Okay. So time period of Pallavas is 275 to 897 Christian era. It means this time period is modern day time period. Okay, 275 to 897 Christian era, not BCE. Okay, so their capital was Kanchipuram. Okay, it is Kanchipuram. Now, which area they cover? They cover northern Tamil Nadu, okay. उसके बाद साउदर्न आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ओके, तो इनके ज्यादा एरियाज नहीं थे। अब विच दे आर फेमस फॉर टेम्पल आर्किटेक्चर। तो मैं बताऊंगी कि जैसे ये
अभी तो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ, फिर मैं बताऊंगी कि ये जो ओह शिट। तो टेम्पल आर्किटेक्चर में मैं ये बताऊंगी कि पहले ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर होता था, तो पहले जो भी ब्राह्मण्स को, मतलब जो भी ब्राह्मण्स इससे एसोसिएटेड होते थे, दे और कमिंग फ्रॉम साउथ इंडिया, बट लेटर पार्ट ऑफ एंशियंट पीरियड और इन पर्टिकुलरली मीडिएवल पीरियड ऑफ टाइम, साउथ इंडिया में जितने भी टेम्पल आर्किटेक्चर हो रहे थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू टेम्पल्स, तो वहां पे ब्राह्मण्स की जरूरत होती थी, और वो ब्राह्मण्स नॉर्थ इंडिया से जाते थे। क्लियर? So temple architecture, they are famous for temple architecture, Sanskrit and Tamil language patronage. ओके, तो यहाँ पे ये जो पल्लवास थे, वो टेम्पल आर्किटेक्चर में फेमस थे, संस्कृत एंड तमिल पैट्रोनेज में फेमस थे। क्लियर? ना नंबर 3 इज चेराज। क्लियर? सो इनके टाइम पीरियड है 3rd सेंचुरी BCE टू 12th सेंचुरी CE। मतलब इनका जो टाइम पीरियड था वो काफी ज्यादा अच्छा खासा लंबा था। क्लियर? 3rd सेंचुरी BCE टू 12th सेंचुरी CE। क्लियर? अब इनके कैपिटल कौन थे चेराज? इनके कैपिटल थे, सबसे पहले इनके दो कैपिटल थे। इनके पहला कैपिटल होंगे कारवूर या फिर कारूर। उसके बाद इनका जो दूसरा कैपिटल बना वो था महादयापुरम। क्लियर? तो ये जो एरिया था, मतलब ये कौन सा था? महादयापुरम था। क्लियर? अब आता है कि ये कौन से एरियाज को ये कवर करते थे। सिंपली ये केरला का पोर्शन कवर करते थे, राइट? केरला के बाद जो वेस्टर्न तमिलनाडु है, उस पोर्शन को कवर करते थे। क्लियर? उसके बाद सम पार्ट्स टू केरला से नीलगिरी तक भी एरियाज को भी वो कवर करते थे। ओके, अब बात आती है कि मैं यहाँ पे ABC मेंशन कर रही हूँ ताकि समझने में इजी हो। अब ये जो चेरास थे ये क्यों फेमस थे? फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर फेमस बिकॉज ऑफ ट्रेड। उसके बाद वो फेमस थे बिकॉज ऑफ मलयालम लिटरेचर। उन्होंने मलयालम लिटरेचर को बहुत ज्यादा फ्लोरिश किया। ओके, उसके बाद उन्होंने रिलीजियस पैट्रोनेज को डेवलप किया। क्लियर? कि उन्होंने रिलीजियस पैट्रोनेज को डेवलप किया। तो ये हमने देख लिया कि चेरास के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से। अब ये स्लाइड्स में ना थोड़ा सा मैंने नीचे की तरफ कर दिया है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इनको मेंशन कर दे रही हूँ। ठीक है? 3 के बाद नंबर 4,
नंबर 4 में आते हैं पांड्यास। टाइम पीरियड कौन सा है? 4th सेंचुरी BCE टू 12th सेंचुरी 3 सेंचुरी CE। ओके, 4th सेंचुरी BCE टू 3 सेंचुरी CE। ओके, अब इनके जो टाइम पीरियड है ये तो हमने देख लिया। तो इनका कैपिटल क्या था? इनका कैपिटल था मादुराई। ओके, इनका एरियाज कौन सा था? इनका एरिया था तमिलनाडु, साउदर्न केरला। ओके, अब बात आती है कि ये फेमस किस में थे। सबसे पहले दे वेर फेमस फॉर देयर संगम लिटरेचर, फॉर डेवलपमेंट ऑफ संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर को इन्होंने डेवलप किया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया था? उसके बाद दे डेवलप ट्रेड। Okay, after developing trade, they started to construct temple or temple construction. Is that clear? समझ आया ये? अभी हम देख लेते हैं नंबर 5 पे ईस्टर्न चालुक्यास। ईस्टर्न चालुक्यास, क्लियर? तो इनके ईस्टर्न चालुक्यास के टाइम पीरियड थे 624 से 1070 CE। ओके, इनका कैपिटल क्या था? बादामी था इनका कैपिटल। अब कौन से एरियाज को कवर करते हैं? ये कवर करते हैं मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश। उसके बाद, और ये जो ईस्टर्न चालुक्यास थे ये क्यों फेमस थे? ये फेमस थे बिकॉज ऑफ देयर रॉक कट टेम्पल। उनके रॉक कट स्पेशल टेम्पल की वजह से। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की वजह से। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की वजह से, क्लियर? तो यहां तक हमने 5 डायनास्टीज को देखा कि ये जो 5 डायनास्टीज है, फर्स्ट सातवाहनास, सेकेंड पल्लवस। अब हाँ, यही सब कुछ, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द एम्पायर। हम लोग जब भी सातवाहनास के बारे में देखेंगे या फिर हम लोग जब भी इंडिविजुअल किंगडम्स को देखेंगे तब हम और भी डिटेल्स में देखेंगे, क्लियर? लेकिन अभी फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ग्लांस देख रहे हैं कि जो साउथ इंडिया में कौन से किंगडम थे। तो फर्स्ट हमने देखा सातवाहनास, देन पल्लवास, देन चेरास, उसके बाद आता है पांड्यास, देन ईस्टर्न चालुक्यास, क्लियर? अब एक बात मैं बता दूं कि ये जो एम्पायर्स थे, ये जो किंगडम्स थे, दे ऑल बिलोंग फ्रॉम एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम, क्लियर? मैंने यहाँ पे ये स्लाइड्स थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गया था, बट बाकी सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि फ्रॉम एंशियंट पीरियड से हम मेडिएवल पीरियड में देखेंगे कि कौन से किंगडम साउथ इंडिया में राज करते थे, क्लियर? तो सातवाहनास, पल्लवास, चेरास एंड पांड्यास टू ईस्टर्न चालुक्यास, they were belong to ancient period of time, clear? So kingdom of South India from Satavahanas
to Pallavas to Cheras to Pandyas to Eastern Chalukyas. Okay. So these are belong from ancient period of time. Ancient period of time. कि यहाँ पे जितने भी हमने डायनेस्टीज के बारे में डिस्कस किया है दे ऑल बिलोंग फ्रॉम एंशियंट पीरियड ओके सो दीज किंगडम फ्रॉम साउथ इंडिया फ्रॉम सातवाहनास टू ईस्टर्न चालुक्यास ओके दे बिलोंग टू ancient belong from ancient period of time ओके हम ये मीडिएवल हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो हम लोग इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे लेकिन किसी को अगर ज़रूरत पड़ेगी टू नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ दीज एम्पायर्स देन लेट मी नो एंड आई विल टेक अ क्लास ऑन दीज डायनास्टीज ओके अदरवाइज हम लोग राष्ट्रकूटा डायनास्टीज के साथ अपने मीडिएवल की जर्नी स्टार्ट करेंगे ओके अभी तक समझ आया कि किंगडम ऑफ साउथ इंडिया राइट तो किंगडम ऑफ साउथ इंडिया जो है तो इसमें सबसे पहले कौन से डायनास्टीज आते हैं सातवाहनास पल्लवास चेरास उसके बाद पांड्यास एंड ईस्टर्न चालुक्यास ठीक है और ये जो 5 डायनास्टीज हैं फ्रॉम साउथ इंडिया दे वेर बिलोंग फ्रॉम एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम क्लियर 5 kingdoms of South India belongs to ancient period of time. Okay, now अब यहाँ तक हमने एंड किया था ईस्टर्न चालुक्यास सो अभी यहाँ से हम लोग दोबारा स्टार्ट करते हैं नंबर 6 से राष्ट्रकूटास ओके तो यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं फर्स्ट we have to mention name of dynasties then time period then capital okay then areas modern day then key features clear now 5 हमने एंशियंट पीरियड में देखा है और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नंबर 6 ओके सो राष्ट्रकूटास इसका टाइम पीरियड कब से था राष्ट्रकूटास का 735 टू 982 क्रिश्चियन एरा ठीक है हमने देखा था कि फ्रॉम 8th century medieval period has started okay so this period is also the 8th century okay the capital of Rashtrakutas was Manyakheta so it's Manyakheta ये मॉडर्न डेज में डेक्कन प्लेटो को पूरी तरीके से कवर करता है ओके अब की फीचर्स क्या थे राष्ट्रकूटस का सबसे पहले फर्स्ट दे बिल्ड कैलाश टेम्पल these segments are very informative
and very fact based questions are asked from these segment. Okay, so Kailash temple. Okay, Jainism is followed here. उसके बाद Kannada literature is developed. Kannada literature was developed by Rashtrakutas. Okay, now number 7. After Rashtrakutas, Cholas where came? Okay, the famous Chola king. So time period of Cholas are 850 to 1279 Christian era. Okay, capital of Cholas were Thanjavur. Thanjavur. Okay, now the areas covered by them are Tamil Nadu and South India. Okay, they are famous for first naval expedition. ओके, यहाँ के लोग क्या करते थे, बहुत ज्यादा नवल एक्सपेडिशन करते थे. ओके, उसके बाद दे ऑल्सो फेमस फॉर टेम्पल आर्किटेक्चर. टेम्पल आर्किटेक्चर क्लियर. नाउ नंबर 8, आफ्टर चोलास दे आर यादवास. Okay, so time period of Yadavas were from 850 to 1334 century. Okay, capital of them Devagiri. Okay, the area they were settled down Maharashtra and Karnataka. Maharashtra and Karnataka. They were famous for Marathi culture, expanding Marathi culture in South India. Okay, then agriculture, different kind of agricultural style. Okay, after agriculture they also start temple construction work. Okay, so they start construct temples in their territory. Okay, now number 9 was Western Chalukyas. See, Chalukyas has two parts, Eastern Chalukyas and Western Chalukyas. Eastern Chalukyas are the part of or the initial phase of Chalukyas and they came under ancient period of time. But Western Chalukyas, they came under medieval period of time. Okay, now. So, Western Chalukyas and their time from 1973 to 89 century. Okay. Capital of there is Kalyani. Okay. Now, state covered is Western Deccan. Clear? Why they are famous? They were famous for their developing different kind of literature. So they developed Kannada literature. They developed Sanskrit literature. Okay. Now, after Western Chalukyas, Hoysalas were come. Hoysalas. Time period of Hoysalas from 1000 to 1346 century era. Okay.
Their capital was Belur. First was Belur. Then they shifted their capital to Halebidu. Okay. Areas covered Karnataka. Now, they were famous for temple architecture, Kannada developing Kannada literature. Clear? Okay. After Hoysalas, Kakatiyas were came. Time period of Kakatiyas from 1083 to 1323 century era. Capital of their empire was Warangal. Okay. Areas covered Andhra Pradesh, Telangana. Clear? Why they are famous? They are famous for their different irrigation style, Telugu culture, developing Telugu culture. Okay. Then their fortification style. Okay. After that, Vijayanagar Empire came. Time period of Vijayanagar Empire was from 1336 to 1646. Capital of Vijayanagar Empire was Hampi. Areas covered, they extend their empire in a vast area. Okay, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, almost whole South India. Okay, they were very famous South Empire, Southern Empire. Okay, Kerala, bordering region of Maharashtra, Telangana. From the area of their empire, you can guess that how big, how strong their empire was, right? So they are famous for their art, their architecture, resistance to invasion, how they resist to invasions, how they resist different enemies, okay, and at last, Bahamani kingdom, okay. So, uh, till Vijayanagar Empire or when Vijayanagar Empire came, then that period was the end of medieval period. Bahamani kingdom is the last empire belonging from medieval period of time from South India. Clear? So time period of Bahamani kingdom was 1347 to 1527. So from 15 after 1527 modern time period was started. Okay. So King Bidar, first initially their capital was Gulbarga. Later their capital shifted to Bidar. Okay. So their areas cover Karnataka, Maharashtra and Andhra Pradesh. Okay. Now, why Vijayanagar Bahamani kingdom are famous? Because they were, just a minute.
Okay. So Bahmani kingdom was famous because they were the empire or kingdom who fought against Vijayanagar empire. So ये जो महामनी किंगडम थे वो विजयनगर एम्पायर के साथ बहुत ज्यादा उन्होंने फाइट किया था और उनको अपनी जगह से उन्होंने निकाल फेंका था, राइट। सो ये एक कंप्लीट इस्लामिक इंडिपेंडेंट स्टेट है, क्लियर। तो उनका जो जो कल्चर था, कल्चरल एक्सप्लोशन या फिर कल्चरल डेवलपमेंट, उसके बाद पर्शियन लर्निंग और पर्शियन लर्निंग और वो मतलब एक कंप्लीट इस्लामिक एरियाज कन्वर्ट हो गए थे, एक कंप्लीट इस्लामिक किंगडम थे। तो इसीलिए उन्होंने इस्लाम को पूरी तरीके से फुल फ्लेज्ड वे में साउथ इंडिया में उन्होंने एस्टेब्लिश कर चुके थे। सो फ्रॉम फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दे वेर इम्पोर्टेंट, ओके। तो यहाँ तक आप हमने देखा कि दीज आर द एरियाज, दीज आर द किंगडम्स बिलोंग्स फ्रॉम modern period, medieval period of time, okay. So these following, these empires belong from medieval period of time, medieval period of time, क्लियर। कि यहाँ से हम देख सकते हैं किस तरीके से ये जो एम्पायर्स हैं ये मेडिएवल पीरियड से बिलोंग करते हैं फ्रॉम साउथ इंडिया। और इस स्लाइड्स में हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एम्पायर्स के बारे में दैट बिलोंग फ्रॉम एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम, ओके। सो टिल नाउ वी हैव अ लिस्ट ऑफ 13 empires that belongs from ancient period and medieval period of time, and their areas were South India. Or we have a list of 13 empire of southern India or peninsular India belonging from ancient period of time and medieval period of time, clear। ठीक है। अब इससे कुछ सवाल आते हैं, ये किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पूछ सकते हैं कि विच डायनेस्टीज फ्रॉम साउथ वेर फेमस फॉर ट्रेडिंग। तो यहाँ पे जब भी आप लोग रीड करो कोई भी डायनेस्टीज को तब इनके की फीचर्स के बारे में देखो कि कौन से इनके की सेगमेंट्स थे, की एरियाज थे जहाँ पे इन्होंने बहुत ज्यादा डेवलप किया था, राइट। तो यहाँ से और ये क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये क्वेश्चंस आएंगे कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल विच डायनेस्टीज फ्रॉम साउथ वेर फेमस फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में कौन फेमस थे, अब इन्होंने इतना सारे डायनेस्टीज के नाम दे दिया, अगर किसी को नहीं पता चलेगा तो फिर वो कैसे बताएगा, ओके। तो हमें इस तरीके से थ्रू एमसीक्यूज हमें चीजों को याद रखनी है, क्लियर। तो अभी कुछ जल्दी से ये सॉल्व कर देते हैं। विच डायनेस्टीज फ्रॉम साउथ वेर फेमस फॉर ट्रेडिंग, Sadvahanas, Cheras and Pandyas. So answer will be C. Sadvahanas, Cheras and Pandyas. These three dynasties from south were famous for their trading. Clear now. In which dynasty from South India Buddhism was practiced? तो अभी हमने क्या देखा था in our last slide we have seen that in Satavahanas dynasties, they practiced Buddhism, right? So, Satavahanas practiced Buddhism, right? So, answer will be A, Satavahanas. Then, which dynasties of peninsular use Prakrit language? C, Prakrit language or Prakrit language. Okay, is the language other they are famous from they are famous
is the because they are famous because of their extensiveness, how many people followed or understand or can learn the about this language. ओके, तो संस्कृत के अलावा ये एक ऐसी लैंग्वेज थी जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था उस मीडिएवल पीरियड ऑफ टाइम, मीडिएवल पीरियड में, राइट, या फिर एंशियंट पीरियड में भी बोल सकते हो। और अभी अभी हमने देखा था कि सातवाहना, जहाँ पे बुद्धिज्म प्रैक्टिस हो रही है, तो बुद्धिज्म के साथ ये प्राकृत लैंग्वेज का भी वहाँ पे यूज हो रहा है। तो आंसर विल बी ए सातवाहना। क्लियर नाउ? Temple architecture was common among Pallavas or Pandyas, Chalukyas, Rashtrakutas, Cholas, Yadavas. Option D, all of them, none of them. तो इस तरीके से यूपीएससी में प्रीलिम्स में सवाल पूछे जाते हैं, राइट, कि जहाँ पे आपको प्रॉपर नॉलेज होना पड़ेगा कि कौन से जो डायनेस्टीज हैं वो किस मामले में फेमस है, उनमें कॉमन जो फैक्टर्स है डेवलपमेंट का वो क्या है, राइट, और ये प्रैक्टिस के थ्रू ही पॉसिबल हो पाएगा। So answer will be D. Pallavas, Pandyas, चालुक्यास, चोलास, यादवस, तो ये सब डायनेस्टीज फेमस थे किस लिए? टेम्पल आर्किटेक्चर में। और इतने सारे डायनेस्टीज उन्होंने फोकस किया था टेम्पल आर्किटेक्चर में, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल में, इसीलिए इन साउथ इंडिया हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। क्लियर नाउ? द लास्ट क्वेश्चन इज which dynasty used Sanskrit literature? So Pallavas or Chalukyas, both of them, none of them. So answer will be C, that Pallavas and Western Chalukyas, they used Sanskrit literature or Sanskrit language and developed Sanskrit literature. Okay, clear? तो आई थिंक अभी तक हमने जो भी पढ़ा सब कुछ समझ आया होगा। सो अभी हमें इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस every kingdom in details, okay, with MCQs of that particular dynasties, okay. So that's all for today. Thank you.